गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 का लेक्चर नंबर 8 है। आज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमारा चल रहा था और इसके अंदर हम ओम्स लॉ और रजिस्टिविटी तक कर चुके हैं, ठीक है। और उसके बेस पे आज कुछ नया थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ेंगे, जो लास्ट लेक्चर में जितना पार्ट हो गया था हमारे। बिफोर स्टार्टिंग दैट लेट्स एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो लास्ट लेक्चर में फॉर्मूले आए थे हमारे पास। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ में आपके पास V इक्वल टू आई आर, V वॉज द पोटेंशियल डिफरेंस, I वॉज द करंट फ्लोइंग एंड R वॉज द रेजिस्टेंस जिसमें करंट वो फ्लो हो रहा था। ओके, ये ओम्स लॉ था। कोई भी दो चीज़ दे दी जाए तो तीसरी चीज़ आप निकाल सकते हो इधर उधर फॉर्मूले में, मैथ्स का हेल्प लेके। ओके, दूसरा फॉर्मूला हमने रजिस्टिविटी के टर्म में किया था, इसी रेजिस्टेंस का ही रजिस्टिविटी की टर्म में किया था। फॉर्मूला कुछ ऐसा आया था कि R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ से अगर रो निकालना हो तब भी इधर उधर आप करके निकाल सकते हैं। तो इन दो फॉर्मूलोज के बेस्ड पर आज कुछ क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ओम्स लॉ एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन रजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। ऑलराइट, सो पेज नंबर 208 आप NCERT बुक से निकाल लेना। वहाँ से मैं क्वेश्चंस नहीं लिखूँगा, आपको डायरेक्ट यहाँ से स्टेटमेंट में पढ़ दूंगा, आप बुक से अपना देख सकते हैं। तो क्योंकि उसमें टाइम भी लगेगा ना, अगर मैं स्टेटमेंट लिखने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये आपका पेज नंबर 208 है NCERT की बुक में, और एग्जाम्पल 12.3 है। ध्यान देना, इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं वे हम कर चुके हैं, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ किए हैं हमने या नहीं। हाँ, इससे पहले के सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और अभी हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं पेज नंबर 208 से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ, क्वेश्चन का ए पार्ट है हाउ मच। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी न्यूमेरिकल आते हैं तो जो कुछ भी दे रखा हो एक बार लिख लो उसको, ठीक है। स्टेटमेंट को पढ़ते पढ़ते ही जो कुछ दे रखा है एक बार उसको लिखते चलो और फिर समझने की कोशिश करो कि पूछा क्या गया है, ठीक है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है। तो क्वेश्चन समझो, हाउ मच करंट, कितना करंट, विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ, एक बल्ब है वो कितना करंट ड्रॉ करेगा, ऐसा पूछा गया। तो पूछा क्या गया है, करंट कितना ड्रॉ करेगा। तो आपसे पूछा है आई, करंट को आई से डिनोट करते हैं ना, तो आई के बारे में ही इन्होंने पूछा है, करंट के बारे में। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम एन 220 वोल्ट सोर्स। 220 के पीछे वोल्ट लगा है, तो ये किसकी वैल्यू होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की। आपको वोल्टेज दे रखी है कितनी, 220 वोल्ट। इस V को देख के आप समझ गए पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। ऑलराइट, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक बैटरी या जो भी सेल वगैरह था तो वो 220 वोल्ट का था, उससे एक बल्ब लगा रखा है, तो बल्ब कितना करंट लेगा ये पूछा है। तो इन्होंने ए पार्ट में बोला है, इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। बल्ब के अंदर जो थोड़ा सा तार होता है ना, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है इन्होंने, ए पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। कितना दे रखा है, 1200 ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, यह ओम इसका सिंबल है। तो बस इन्होंने पूछा है करंट निकाल दो। तो डायरेक्ट आपको ओम्स लॉ से फॉर्मूला पता है, V इक्वल टू आई आर। आपको V यूजिंग ओम्स लॉ, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन में क्या आपके पास, यूजिंग ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ यूज करेंगे। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू आई आर होता है, लास्ट लेक्चर्स में करके आए हैं। आपको V की वैल्यू पता है, दिख रही है इधर, कितनी है, 220 वोल्ट। करंट इन्होंने पूछा है तो करंट को I ही रहने दो। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, 1200 ओम, ठीक है। यहाँ से I निकाल दीजिए, ये इसके नीचे आ जाएगा। ये तो सिंपल मैथ्स है आपके पास। 1200, 1 0 से 1 0, 2 11, 11/60 एम्पियर। इसको और आप भाग करना चाहे तो भाग कर सकते हैं, ठीक है। 0.18 आपके पास आ जाएगा, इन्होंने भाग कर रखा है, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। करंट की यूनिट एम्पियर होती है तो एम्पियर जरूर लगाना है, बिना यूनिट लगाए आओगे तो गलत हो जाएगा। और तो ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस था आपके पास, हो गया। करंट पूछा था, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखी थी, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन है, दैट वाज ओम्स लॉ। ओके, इसी का बी पार्ट दे रखा है, इन्होंने क्या बोला बी पार्ट में, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर, एक हीटर है वो कितना करंट ड्रॉ करेगा फ्रॉम द सेम 220 वोल्ट सोर्स। बी पार्ट में यहाँ पे कर रहा हूँ मैं बी पार्ट,
बी पार्ट इसी एग्जाम्पल का बी पार्ट है। इन्होंने बोला कि वोल्टेज तो वही है 220 वोल्ट एंड हाउ मच करंट, फिर से करंट पूछा है कितना ड्रॉ करेगा, तो फिर से आई की वैल्यू पूछी है। पर इन्होंने क्या बोला है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कोइल इज 100 ओम, हीटर कोइल का जो रेजिस्टेंस है वो कितना दे रखा है 100 ओम। बस अब की बार इन्होंने क्या किया, बल्ब की जगह हीटर लगा दिया, हीटर का रेजिस्टेंस बता दिया 100 ओम है। मैंने बताया था ना अलग अलग मटेरियल यूज करेंगे तो अलग अलग रेजिस्टेंस रहेगा, बल्ब का अलग है, हीटर का अलग है, फैन का अलग है, आदमी के शरीर का अलग है, हर चीज़ का अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। तो हीटर का इन्होंने 100 ओम दे रखा है। फिर से करंट पूछा है, फिर से वी आई और आर के बीच में रिलेशन चाहिए, तो क्या करेंगे आप, फिर से ओम्स लॉ करेंगे, ओम्स लॉ यूज करेंगे। तो यूजिंग ओम्स लॉ सेकेंड पार्ट में ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू आई आर, यहाँ से V फिर से आपको 220 वोल्ट दे रखा है, करंट आपसे पूछा है, रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो I किसके बराबर आ जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 100 को इसके नीचे ले जाओ, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो I इक्वल टू 2.2 एम्पियर। ठीक है, अब इस चीज़ को और इस चीज़ को एक बार आप नोट करो, यहाँ से तो करंट आया सिर्फ 0.18 एम्पियर, यहाँ से करंट आया 2.2 एम्पियर, इसमें ज़्यादा करंट आया ना। क्यों करंट ज़्यादा आया है, तो आप क्या बोलेंगे कि इसका रेजिस्टेंस कम था, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। रेजिस्टेंस किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट के फ्लो को रोकती है अपने अंदर से, तो जिसका ज़्यादा रेजिस्टेंस वो ज़्यादा रोकेगा करंट को। ठीक है, तो ये वाला जो बल्ब है ये ज़्यादा रोक रहा था तो इसने कम करंट जाने दिया, ये इसका रेजिस्टेंस कम था तो ये कम रोक रहा था तो इसने ज़्यादा करंट जाने दिया। ओके, दिस वाज द एग्जांपल 12.3। तब तक आप 12.4 की स्टेटमेंट पढ़े, ठीक है, और स्टेटमेंट पढ़ो, तब तक मैं इसको रब कर रहा हूँ। आसान सा था क्वेश्चन, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बेस्ड था। ठीक है, ओके, ये उतार लेना, डायरेक्ट फॉर्मूला ही था, सिंपल सा क्वेश्चन था आपके पास। क्वेश्चन 12.4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 12.4 आपको बोल रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर। अब की बार क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर दे रखा है फिर से, इज 60 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इज 60 वोल्ट। पीछे वोल्ट दिखते ही समझ जाओ कि पोटेंशियल डिफरेंस है, वैसे भी इन्होंने मेंशन कर दिया। तो क्या दे रखा है 12.4 हम कर रहे हैं, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, इसको वोल्टेज भी बोल देते हैं, वी से डिनोट कर रहे हैं ना, या पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 60 वोल्ट। तो मैंने आपको बोला है कि क्वेश्चन में एक बार लिख लिया करो जो भी मिल जाए आपको, ठीक है, फिर बाद में समझते हैं क्वेश्चन को। फिर आगे क्या बोला इन्होंने, व्हेन इट ड्रोज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, ये एक 4 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है। तो करंट ड्रॉ करता है तो करंट की वैल्यू दे रखी है, आई कितना दे रखा है 4 एम्पियर। ऑलराइट, करंट को आई से नोट करते हैं हम। फ्रॉम द सोर्स, ये सोर्स से 4 एम्पियर का करंट ड्रॉ करता है और इसका जो वोल्टेज है वो 60 वोल्ट है। ओके, इन्होंने आगे पूछा व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। इन्होंने क्या बोला आगे, इसी आगे क्या बोला कि अगर मैं इस हीटर में इस 60 वोल्ट की जगह 120 वोल्ट सप्लाई दे देता हूँ, what will happen if I will apply 120 वोल्ट इंस्टेड ऑफ 60 वोल्ट। भाई आपने एक जैसे 60 वोल्ट का कुछ बैटरी लगा रखी थी, फिर हटा के 120 वोल्ट की लगा दी, तो आपसे पूछा है कि अब कितना करंट आएगा। समझ में आई बात। पहले वो 60 वोल्ट की एक सप्लाई, एक सोर्स लगाया हुआ था, वो सेल बैटरी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 60 वोल्ट का लगाया और आपसे पूछा कि कितना करंट, उस टाइम पे ये दे दिया कि 4 एम्पियर का करंट आ रहा है। फिर उन्होंने बोला कि 60 वोल्ट को हटा के मैं 120 वोल्ट कर दूं तब कितना करंट आएगा। ओके, ये बात इन्होंने पूछी है, ठीक है, ओके। तो चलिए देखते हैं। एक बात आपको तय है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो मटेरियल का चेंज नहीं होता वोल्टेज चेंज करने से। आपको मैंने ये बिल्कुल बार बार पिछले लेक्चर में बताया है कि वोल्टेज, अकेली वोल्टेज को चेंज करने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। रेजिस्टेंस खाली वोल्टेज या खाली करंट पर डिपेंड नहीं करता, उनके रेशो पे डिपेंड करता है, V/I। रेजिस्टेंस तभी चेंज होता है जब लेंथ चेंज हो जाती है या एरिया चेंज हो जाता है या टेम्परेचर चेंज हो जाता है। क्या ऐसा कुछ मेंशन है इधर? नहीं, ना तो लेंथ चेंज करी गई है, ना ही एरिया चेंज किया गया है, ना ही टेम्परेचर चेंज हुआ, ओनली वोल्टेज चेंज हुई है। तो आपको बताया था कि वोल्टेज चेंज होती है खाली, तो उससे रेजिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि खाली रेजिस्टेंस पे आपके पास वोल्टेज डिपेंड नहीं करती है। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता, सॉरी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इस केस में भी हीटर का सेम रहेगा, इस केस में भी हीटर का
सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लेंथ एरिया वगैरह चेंज नहीं किया गया है। ऑलराइट, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस यहाँ पे आएगा वो रेजिस्टेंस मैं इधर भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मटेरियल सेम है, हीटर ही यूज हो रहा है। ओके, तो यहाँ से मैं रेजिस्टेंस निकालता हूँ। हम क्या करेंगे, यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यूज करते हैं। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू IR होगा, ठीक है। फिर यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं भाई। V की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, इस वाले केस में 60 वोल्ट। I करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 एम्पियर, और रेजिस्टेंस हमको निकालना है। तो इस 4 को नीचे ले जाओ तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस। ये कितना आ गया, 15 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना आ गया, 15 ओम। इसी रेजिस्टेंस को मैं यहाँ भी यूज कर सकता हूँ। दूसरी बारी में जब इन्होंने वोल्टेज 120 वोल्ट कर दी, नाउ, अब नाउ करके लिखे, नाउ वोल्टेज इज इक्वल टू 120 वोल्ट, रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं 15 ओम। बता दे रहा हूँ रेजिस्टेंस यही यूज होगा, क्योंकि ना लेंथ चेंज हुआ ना एरिया चेंज हुआ है, रेजिस्टेंस आपका सेम रहेगा, मटेरियल भी चेंज नहीं हुआ है। ओके, हीटर वही का वही है। तो अब की बार इन्होंने पूछा कि अब कितना करंट ड्रॉ करेगा, करंट बता दो। पिछली बार तो 4 एम्पियर था, वोल्टेज बढ़ाने से करंट पे क्या असर पड़ा, ठीक है। फिर से यूजिंग ओम्स लॉ, अब फिर से यूज कर लो ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यूज करेंगे तो ओम्स लॉ बोलता है V इक्वल टू IR। वोल्टेज आपको दे दी 120 वोल्ट, करंट इन्होंने पूछा है, रेजिस्टेंस आपने निकाल चुके हो 15 ओम। तो अब की बार I निकालना है, तो दैट विल बी 120 डिवाइडेड बाई 15, दैट विल बी इक्वल टू, आई होप कि 8 पे कटता ना, 8 एम्पियर, ठीक है। जैसे ही वोल्टेज बढ़ाई तो आपका करंट डबल हो गया। देखो वोल्टेज 4 एम्पियर, पहले करंट 4 एम्पियर था, अब कितना हो गया, 8 एम्पियर। क्यों हुआ, क्योंकि वोल्टेज पहले 60 वोल्ट थी, वोल्टेज डबल कर दी 120 वोल्ट। ओम्स क्या बोलता है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। तो वोल्टेज आपने 60 से 120 वोल्ट कर दी, तो करंट भी आपका 4 से 8 हो गया, ठीक है, दिख भी रहा है इधर। तो आपका आंसर ठीक है। ओके, ये था एग्जाम्पल 12.4। नाउ कम्स टू एग्जाम्पल 12.5। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 12.5, उस पर चलते हैं। तब तक आप स्टेटमेंट पढ़े, इसकी मैं रब कर रहा हूँ। 12.5, ठीक है, ओके, ऑलराइट। ये आपका सेकंड फॉर्मूले पे बेस्ड है। आप तब तक क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन बोलता है रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर, एक वायर है, उसका रेजिस्टेंस की बात कर रहा है ये कुछ, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। जो भी चीज़ दे रखी हो लिखते चले जाओ, यही आपका बाद में समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। लेंथ दे रखी है 1 मीटर, तो पहले लिख ही लो, लेंथ को L से नोट कर रहा हूँ, दैट इज 1 मीटर। ओके, लिख लिया हमने। फिर उन्होंने बोला इज 26 ओम, उसका रेजिस्टेंस जो कि 1 मीटर का वायर है, उसका रेजिस्टेंस 26 ओम दे रखा है। तो जो दे रखा है उसको लिख लो, रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, और दे कितना रखा है, 26 ओम। ऑलराइट, ठीक है। एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर को सपोज करो मैं कैपिटल T से डिनोट करता हूँ, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। हालांकि इसका यूज नहीं आएगा इधर, फिर भी चलो देख लेते हैं। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर, वायर का डायमीटर दिया, देखो डायमीटर से ऐसा समझो, वायर कुछ इस तरीके के होते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो सिलेंड्रिकल सी शेप के होते हैं। तो डायमीटर से मतलब है इनका, जो इसका ये यहाँ से ये सेंटर है, ये एक तरीके से सर्कुलर पोर्शन ही तो होता है। तो ये डायमीटर, ये पूरा डायमीटर बनेगा आपके पास, ठीक है। जैसे अगर आपके पास इस मार्कर को देखें आप, तो ये वाला हिस्सा अगर ये सब जगह से एक जैसा होता है तो ये वाला डायमीटर होता है आपके पास, ठीक है। तो डायमीटर आपको दे रखा है, डायमीटर पूरा होता है, रेडियस का डबल होता है ना। तो डायमीटर जो कि रेडियस का डबल होता है, आर अगर इसकी रेडियस होती तो उसका डबल, डायमीटर से हमको पता है ना, रेडियस का डबल होता है, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है ना। तो डायमीटर आपको दे रखा है भाई कितना, 0.3 mm, दैट इज इक्वल टू 0.3 मिलीमीटर, ठीक है। अभी क्वेश्चन में आगे नहीं जा रहा, मैं अभी यहीं पे रुक रहा हूँ। देखिए डायमीटर दे रखा है आपको मिलीमीटर में, आपको कभी भी कैलकुलेशन करनी है तो लेंथ को आप मीटर में कर लेंगे आप, ठीक है। या ऐसा करें कि सारी की सारी यूनिट है ना एक ही यूनिट में चले, सारी क्वांटिटी एक ही यूनिट में चले। तो यहाँ पे लेंथ मीटर में रखी है, तो डायमीटर आप मिलीमीटर में नहीं लेंगे, कैलकुलेशन मिलीमीटर में नहीं करेंगे, डायमीटर को भी मीटर में चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो मैं इसको चेंज करना हूँ, जो डायमीटर आपको मिली वर्ड का बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में ही आपको मतलब बताया था। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, मिली को हटा के 10 की पावर -3 लगा दीजिए, और फिर लास्ट वाली टर्म को ऐसे रहने दीजिए, ठीक है।
शुरू में फर्स्ट लेक्चर में आपको किलो, मिली, मेगा इन सब का मतलब बताया था। मिली को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है 10⁻³ किलो को आप स्मॉल k से डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है 10⁻³ मेगा को आप कैपिटल M से डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है 10⁻⁶। ठीक है। माइक्रो को आप म्यू वर्ड से डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है 10⁻⁻6। तो ये आपको सिखाया था। ठीक है। जहाँ पर भी ये वर्ड आ जाए तो उसको हटा के आप ये टर्म्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे इधर मिलीमीटर आया तो मिली का m हटा के 10⁻³ यूज़ कर लिया। ओके, ये लास्ट लेक्चर्स में बिल्कुल फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लेक्चर में ये बात आ गई थी हमारे पास। ओके, सो नेक्स्ट चलो क्वेश्चन में आगे चलते। ठीक है, आपको डायमीटर दे दिया। आगे क्वेश्चन में बोला है व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज नहीं किया गया है, तो उसी टेम्परेचर पे आपसे क्या पूछा गया है, रजिस्टिविटी ध्यान दीजिए, रो से डिनोट करते थे, रो पढ़ा जाता था, ये वाला जो इधर आ रहा है। ठीक है, रजिस्टिविटी आपसे पूछा गया है और इन्होंने बोला है यूजिंग टेबल 12.2, इसी बुक के अंदर टेबल दे रखी है 12.2, और उस टेबल में से देख के आपको पहचानना है कि ये कौन सा मटेरियल हो सकता है, मटेरियल ऑफ द वायर। वो चलो टेबल पे बाद में आएंगे, पहले हम इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं रजिस्टिविटी के लिए। ओके, ठीक है, देखिए रजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला तो ये था, रजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला तो हमने यही पढ़ा है, तो पहले हम यूजिंग कर लेते हैं, यूजिंग दैट फॉर्मूला, यूजिंग R = ρL/A। हमको तो रजिस्टिविटी चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, ρL = RA, फिर यहाँ से रो निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, RA/L। ठीक है, ये एरिया ऊपर चला गया, लेंथ नीचे आ गई, तो वही बात होगी आपके पास, रो = RA/L। ठीक है, अभी देखिए मेरे को क्या क्या चीज़ पता है, रो तो निकालना है। ओके, ये तो आपको निकालना है। क्या रेजिस्टेंस पता है, हाँ सॉरी, रेजिस्टेंस पता है भाई। क्या लेंथ पता है, हाँ लेंथ भी पता है। क्या एरिया पता है, नहीं एरिया नहीं पता हमको, नहीं पता ना भाई, एरिया नहीं पता है, तो क्योंकि डायमीटर दे रखा है, डायमीटर का यूज़ करके क्या एरिया नहीं निकाल लेंगे, एरिया आ जाएगा भाई, डायमीटर का यूज़ करके एरिया निकाल लेंगे, इसमें रख देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो पहले हम क्या, हमारा मेन ये रहेगा, पहले आप निकालिए एरिया। ठीक है, तो एरिया निकाल रहे हैं, एरिया का फॉर्मूला ये वाला एरिया, ये एक तरीके से सर्कुलर पार्ट है, सर्कल का एरिया आपके पास पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्या इसको मैं डायमीटर की टर्म में कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को डायमीटर की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, डायमीटर की टर्म में कर लो। आप सभी को पता है कि जो डायमीटर होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, रेडियस का डबल होता है डायमीटर, है ना। यहाँ से मैं R की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आ जाएगी, D/2, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D/2, इस इक्वेशन में रख दो। तो एरिया का फॉर्मूला क्या बनता है, पाई, R की वैल्यू आपने क्या रखी, D/2, और इसका स्क्वायर भी चल रहा है साथ में, R का स्क्वायर भी है ना, तो D/2 का भी स्क्वायर होएगा। तो ये फॉर्मूला आपके पास एरिया का क्या बना, πd² / 4, πd² / 4, ये आपके पास एरिया का फॉर्मूला बन गया। बात समझ में आई। तो इसी को मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ, एरिया विल बी इक्वल टू पाई की वैल्यू आप सभी को पता है 3.14 होती है, या 22/7 भी लिख सकते हैं। डी का स्क्वायर, डी आपके पास ये है, डी की वैल्यू रखो और उसका स्क्वायर करो। ठीक है, कर दिया भाई, डिवाइडेड बाई डी का आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाई कितना चल रहा है आपके पास, 4। इस चीज़ को सोल्व करेंगे तो एरिया आपके पास 3.14 इंटू में 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.9। ठीक है, 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो 0.09 आ जाएगा। ओके, इंटू 10⁻³ का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4। ठीक है भाई, 0.3 का स्क्वायर समझ क्वेश्चन में है ना, 0.3 का स्क्वायर, 0.3 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0.09 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अभी भाई मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा, ये आपकी जनरली बस 4 से आप इसको काट देना और 0.09 से गुणा कर देना, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। जो रजिस्टिविटी की वैल्यू आएगी ये आपके पास, और सॉरी अभी तो एरिया ही आएगा। ठीक है,
अभी इसको यही छोड़ लेते हैं, ठीक है। ये एरिया आ गया, इसकी वैल्यू इसमें रख देते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू, रेजिस्टेंस कितना है भाई 26 ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू रख दी कितनी 26 ओम। एरिया कितना है, एरिया की वैल्यू ये है 3.14 इंटू में 0.09 इंटू में 10 की पावर -6, ओके, डिवाइडेड में 4 भी है और नीचे लेंथ भी है फॉर्मूले में। आर की वैल्यू रख ली, एरिया की वैल्यू रख ली, लेंथ कितनी है 1 मीटर, 1 मीटर और हो गया। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई का काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। 10 की पावर -6 को आप अपनी तरफ से इसको सोल्व नहीं करना, 10 की पावर -6 को एज इट इज रहना, बस बाकी की इनकी गुणा करनी और 4 से भाग करना है। तो आई होप ये आप कर सकते हैं। तो रजिस्टिविटी की वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही है 1.84 इंटू 10 की पावर -6 ओम मीटर, ठीक है। रजिस्टिविटी की यूनिट हमको पता है ओम मीटर है, ठीक है, ओके। ये आपके पास रजिस्टिविटी की वैल्यू आ गई 1.84 इंटू 10 की पावर -6 ओम मीटर। आपको इन्होंने आगे बोला है कि टेबल में देखो, कोई टेबल होगी आपके पास 12.2, उस टेबल में जाएंगे, टेबल में बहुत सारी मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी की वैल्यू दे रखी है, जिससे भी ये मैच हो रही है वही मटेरियल आपका ये था, ये वायर उसी मटेरियल का बना है, तो ये मैग्नीज से जाके मैच होएगी आपके पास। आप उस टेबल में देख लेना, टेबल 12.2 दे रखी है बुक में ऊपर ही, तो वहाँ जाके ये मैच हो जाएगा। तो ये जो मटीरियल है ये मैग्नीज है, ठीक है। कौन सा मटीरियल है, मैग्नीज, कौन सा मटीरियल है, मैग्नीज, ठीक है। एक बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको कहाँ पे दे रखा है, एक्सरसाइज के अंदर, जहाँ पे फिर से लेंथ दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखा है, डायमीटर दे रखा है और रेजिस्टिविटी पूछ रखी है, तो वो क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है। वो मैं बता दूंगा कौन सा नंबर का क्वेश्चन है। ऑलराइट, ये था आपके पास एग्जाम्पल 12.5, ठीक है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल 12.6 आ गया हमारे पास, एग्जाम्पल 12.6। भाई इसमें कुछ नहीं था, आपको एरिया निकालना है, मेन कैलकुलेशन एरिया की थी, उसमें फॉर्मूले में रख देना है सब कुछ तो दे ही रखा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल 12.6। तब तक आप क्वेश्चन पढ़िए, मैं इसको रब करता हूँ। हम अभी पेज नंबर 209 पर आ गए हैं, ठीक है, पेज नंबर 209, एग्जाम्पल 12.6। क्वेश्चन पढ़िए आप, क्या बोल रहा है, आसान सा क्वेश्चन है आपके पास शायद। ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल, एक वायर है जिसका मटेरियल दे रखा होगा कुछ भी, हैविंग लेंथ एल, लेंथ दे नहीं रखी है, लेंथ एल बता रखी है, ठीक है। मतलब वायर की जो लेंथ है आपको कितनी लेनी है, एल के बराबर, ठीक है भाई, ले लेंगे लेंथ एल। 12.6 है, पेज नंबर 209 है, ठीक है। एक वायर है जिसकी लेंथ है एल, ओके, लेट लेंथ ऑफ द वायर बी एल, ठीक है, लिख लेना। फिर आपको बोला कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, तो ऐसा लिख लेना जैसे लेट लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू एल मीटर, लेट एरिया ऑफ वायर इज इक्वल टू ए मीटर स्क्वायर, ऐसा लिख लेना चाहो तो, वरना दे ही रखा है इन्होंने, ओके, ठीक है। ए दे रखा है, हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, अब रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम का, जो भी दे रखा हो लिखते चलते हैं हम, हमारा मेथड ही ये है, जो भी दे रखा हो लिखते चले। हैज ए रेजिस्टेंस 4 ओम, तो लिख लिया 4 ओम है। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा ऑफ अनदर वायर, रेजिस्टेंस किसी दूसरे वायर का क्या होगा, सेम मटेरियल का वायर है, वायर जो है दूसरा वायर है, ठीक है, अनदर वायर है, मैं ऐसा लिख रहा हूँ, अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। ध्यान देना, ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड आया है, सेम मटेरियल, इम्पोर्टेंट टर्म है, इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट इधर ही है, ठीक है, इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट इधर ही है, और ये पॉइंट आपको थ्योरी में ब्रीफली मैंने आपको समझाया था। एक दूसरा वायर है, सेम मटेरियल का है, बस उसकी लेंथ है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है आपकी, जो ये दूसरा वायर है उसकी लेंथ है पुराने वाले वायर से आधी, मतलब कि L/2 मीटर, ठीक है। और राइट, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका एरिया कितना है, पुराने वाले वायर का एरिया से दुगुना, पुराने वाले वायर का कितना लिया था A, तो ये 2A है, उसका दुगुना है। पुराने वायर की लेंथ कितनी थी L, तो ये इसकी आधी है, L/2। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई इसका रेजिस्टेंस कितना होगा ये बता दो मेरे को। तो एक बार क्वेश्चन समझते हैं क्या है। आपके पास ऐसा कुछ एक वायर था,
ठीक है। इस वायर की लेंथ मान ली L है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है L, 1, 10, 15, 20 कुछ भी हो सकती है, L मान लो। इसका कुछ एरिया भी है, वो बता दिया A है। तो अगर लेंथ पता है, एरिया पता है, इसका मटेरियल पता है, तो इसका कुछ रेजिस्टेंस भी जरूर होगा। तो वो रेजिस्टेंस बोल दिया इन्होंने कि R है, सपोज करो, ठीक है, और R की वैल्यू दे रखी है 4 ओम, तो इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम। अब इन्होंने क्या किया, क्या बोला कि सेम मटेरियल लेके आए, ऐसा ही मटेरियल का एक दूसरा वायर लेके आए जिसकी लेंथ तो आधी है और एरिया इससे दुगना है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, क्या सेम होगा? पहली बात, सेम नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पे। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ और एरिया पे। अगर लेंथ और एरिया चेंज हो गया तो फिर रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा। तो लेंथ और एरिया दिख रहा है, लेंथ आधी होगी, एरिया डबल हो गया, तो रेजिस्टेंस सेम नहीं आने वाला है। ऑलराइट, रेजिस्टेंस सेम नहीं आएगा तो निकाल के देख लेते हैं। बट यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हो रहा है कि मटेरियल सेम है दोनों चीज़ों का। आपके पास पहले भी वही मटेरियल का वायर था, अभी भी वही मटेरियल का वायर है। तो आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, जब तक मटेरियल सेम है रजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल सेम रहती है। रजिस्टिविटी लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करती। किसी ने ये नहीं पढ़ा है तो लास्ट लेक्चर खोल के देख ले, वहाँ पे रजिस्टिविटी को डिस्कस किया गया है। और रजिस्टिविटी भी मैंने बताया था कि ये आपके यूनिट क्यूब पार्ट का रेजिस्टेंस होता है जो कि सेम रहता है, ठीक है। तो सेम मटेरियल आपको सॉल्यूशन कर रहे हैं। सॉल्यूशन में आपके पास देखिए मेन लाइन ये आती है, फॉर द सेम मटेरियल, फॉर द सेम मटेरियल resistivity remains same, resistivity remains same। सेम मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी आपके पास सेम रहेगी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ और एरिया, ठीक है, ये लेंथ एरिया वगैरह पे डिपेंड नहीं करेगा आपके पास। तो रेजिस्टिविटी जो पहले थी लेंथ L, A और R 4 के लिए, वही अभी भी रहेगी। ओके, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट केस में रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। वहाँ से आपके पास रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला रो इज इक्वल टू RA/L। सो ऐसा कर लेना, सो रेजिस्टिविटी विल बी इतनी, ठीक है। रेजिस्टिविटी इक्वल टू R की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 4 ओम लगा ली। एरिया हमने कितना मानना हुआ फर्स्ट केस में, A के बराबर, तो उसको A ही लिख लिया। लेंथ कितनी है L के बराबर, तो उसको L ही लिख लिया, ठीक है। ओके, ये हो गया। फिर फॉर अनदर वायर resistivity will be same, resistivity will be same as material is same। यही तो बात हुई कि मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी आपके पास सेम रहेगी। तो उसकी रेजिस्टिविटी को भी मैं रो से ही लिखूंगा, लिख दिया रो से। ये भी मैंने रो से डिनोट करी है, उसकी को भी रो से डिनोट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वो सेम रहेगी। सेम क्यों रहेगी? क्योंकि मटेरियल सेम है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है उसका, रेजिस्टेंस। उसके रेजिस्टेंस को अब मैं R से नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरे को R तो निकालना है। तो सपोज करो मैंने उसको R1 मान लिया। R1 इज द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, ठीक है। R1 लिख देना यहाँ से, लेट R1 is the resistance of another wire। अदर वायर लिख लेना, अदर वायर, जो दूसरा वायर आया उसका, ठीक है। R1 मान लिया। इसका एरिया कितना है भाई, आपने देखा एरिया डबल है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2A। ए नहीं लिखेंगे अब आप, 2A लिखेंगे, डिवाइडेड बाई, ए नहीं लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे 2A डिवाइडेड बाई क्या आता है, लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है पुराने वाले से हाफ, इसकी लेंथ कितनी है पुराने वाले से हाफ, तो L नहीं लिखेंगे, L/2 लिखेंगे। बात इतनी क्लियर है भाई सभी को, ठीक है। ये कैसे होता है कि ये थर्ड नंबर वाला है ये ऊपर चला जाता है, आप सभी को मैथ्स इतना आता ही है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, 1 2 ये है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। 4 टाइम्स R1 एज इट इज, ऊपर A एज इट इज, और नीचे का ये L एज इट इज। ये 2 ऊपर चला गया, 1 2 ऊपर पहले ही था, तो ये 4 टाइम्स हो गया। इतना बात समझ में आई। इसको इक्वेशन मैंने 1 नाम दिया था, इसको इक्वेशन 2 नाम दिया गया था, ठीक है। आपने इक्वेशन 1 देखा कि इसकी लेफ्ट साइड भी रेजिस्टिविटी है, इसकी इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड भी वही चीज़ लिखी हुई है। तो अगर किसी 2 इक्वेशंस की लेफ्ट साइड बराबर है तो उनकी राइट साइड भी बराबर होते हैं। ये आपको पता है, इसे तो सिंपल मैथ्स है।
लेफ्ट साइड दोनों की बराबर है तो राइट भी बराबर होगी ना भैया आपके पास, ठीक है। तो यू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास लेफ्ट बराबर है तो दोनों की राइट भी बराबर होगी। तो इसकी राइट क्या है 4a/L, 4a/L ये बराबर होगा इसकी राइट के। इसकी राइट क्या है 4 टाइम्स R1a/L, ठीक है। ओके, ये a से a कैंसिल, ये L से L कैंसिल, तो यहाँ से 4 = 4R1 बच गया। ये सब क्वेश्चन में आया ना कैसे कैंसिल, इसे a को नीचे ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो जिस क्वेश्चन में नहीं आ रहा उसको दिखा दे रहा हूँ मैं, बस इधर R1 को रख लेता हूँ, बाकी को इधर ले आता हूँ। तो क्या बनेगा, इधर क्या है 4a/L, तो पहले से ही था। ये ऊपर गुणा में है तो इधर नीचे आ जाएगा, ये नीचे इधर भाग में है तो उधर गुणा में चला जाएगा, = 4R1 बचा आपके पास, ठीक है। अब कट गए a से a, L से L, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास क्या आ गया 4 = 4R1, तो R1 = 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो R1 की वैल्यू आ गई आपके पास, यहाँ लिख देता हूँ R1 = 1 ओम, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आपका कितना बन गया 1 ओम के बराबर। ओके, ये इतना सब लिखने थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको बस ये बताया है कि सेम मटेरियल होगा तो आपके पास क्या रहेगा, सेम मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी आपके पास सेम रहेगी। ओके, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसी में, ठीक है। आगे आपको दे रखा है क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। बिल्कुल डिटेल में हुआ है लास्ट लेक्चर में ये कि किन किन चीज़ों पे एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो आंसर क्या आएगा, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पर, एरिया पर और टेम्परेचर पर, ठीक है। 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेंथ पर, एरिया पर और टेम्परेचर पर। लेंथ पे कैसे, लेंथ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लास्ट लेक्चर देख लेना जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ था, लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेंथ घटती है तो रेजिस्टेंस घटता है। दूसरा, रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था, एरिया बढ़ती है तो रेजिस्टेंस घटता है। फिर टेम्परेचर पे था, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कंडक्टर का बढ़ता है। तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो चुकी थी कि किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और मैंने वो इंपॉर्टेंट करके बताया था कि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, ठीक है, वहाँ पे देख लेना, ये कर चुके हैं डिस्कस। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बोला है सेकेंड इंडेक्स में, पेज नंबर वही चल रहा है आपके पास, ठीक है, तो 209 चल रहा है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू ए थिक वायर और ए थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स वायर। ये क्या बोलता है कि एक बैटरी है, उस बैटरी से हमने एक ही मटेरियल के 2 वायर जोड़े अलग अलग करके, एक बार उस मटेरियल का पतला सा वायर ले लिया, एक बार उस मटेरियल का थिक वायर ले लिया, ठीक है, मोटा वायर। एक बार तो उस बैटरी उसी सोर्स से ऐसा मोटा सा वायर लगा लिया, एक बार बिल्कुल पतला सा वायर, पर है एक ही मटेरियल के। तो कौन से वाले से करंट इजीली फ्लो करेगा ये पूछा है, ठीक है। तो कौन से वाले से करंट आपके पास इजीली फ्लो करेगा ये चीज़ आपसे पूछी गई। देखिए, करंट इजीली फ्लो करना या ना करना किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे, ठीक है। जिसका रेजिस्टेंस क्या होता था, करंट को रोकने की प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। तो जिसका भी रेजिस्टेंस आपके पास ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो करंट को ज़्यादा रोकेगा। अगर करंट को ज़्यादा रोकेगा तो आंसर आपका वो आ जाएगा कि करंट को ज़्यादा रोक रहा है, ठीक है। और जो करंट को कम रोक रहा है वो करंट को इजीली जाने दे रहा है, उसका रेजिस्टेंस कम है। तो ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा या कम है। तो आपके पास देखिए एक थिन वायर दे रखा है, एक थिन वायर दे रखा है और एक थिक वायर दे रखा है, एक थिक वायर। इनके रेजिस्टेंस कंपेयर करने, मटेरियल सेम है, ठीक है, मटेरियल की कोई बात नहीं है तक। तो आपके पास थिन वायर और थिक वायर लेंथ भी सेम है, तो डिफरेंस कहाँ आता है, एक मोटा वायर है एक पतला वायर है, तो बात आती है एरिया में। क्या थिक वायर का एरिया ज़्यादा नहीं होता, एरिया इज मोर देन थिन वायर। भाई यही तो डिफरेंस होता है थिन और उसमें, कि थिक वायर ज़्यादा मोटा होता है, उसका एरिया ज़्यादा होता है। एरिया कैसे मेजर कर लें भाई, ऐसे ही तो मेजर कर लें ना, ये यहाँ से ये रेडियस है πr स्केल निकालो। तो पतला वायर तो ये बीच वाला है इतना छोटा सा, और थिक वायर ये बड़ा वाला है। तो किस चीज़ का डिफरेंस आ रहा है, एरिया का, ठीक है। जिसका एरिया ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। हमने स्टडी किया है
कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं और इससे पिछला क्वेश्चन में भी आया। तो जिसका एरिया ज़्यादा, इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है, एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। जिसका एरिया ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। एरिया किसका ज़्यादा होता है, थिक वायर का, मोटे वायर का। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि थिक वायर का एरिया ज़्यादा है तो थिक वायर का रेजिस्टेंस जो है वो कम है देन थिन वायर। तो थिक वायर का रेजिस्टेंस कम है थिन वायर से, तो जिसका रेजिस्टेंस कम होता है वो करंट के फ्लो को उतना कम रोकेगा, तो उसमें करंट उतना ही अच्छे से जाएगा। तो मोटे तार में करंट अच्छे से जाता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है। पतले वायर में करंट रुक के थोड़ा सा मुश्किल से जाता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो किस में करंट का फ्लो होना आसान है, थिक वायर के अंदर, अगर मटेरियल सेम है तो। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर होगा। मैं एक बार रिफिल कर लेता हूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए थे, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, कुछ भी रेजिस्टेंस है उसका, और बोला है कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। while the potential difference across the two ends of the component decrease to half of its former value, what will be the change in the current। ये क्या बोलता है, कोई भी रेजिस्टेंस है, जैसे मान लो ये R रेजिस्टेंस है, ठीक है, R रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस पहले कुछ V वोल्ट लग रही थी, कुछ I करंट फ्लो हो रहा था। तो एक बार मैं बना लेता हूँ, बनाने की जरूरत आपको है नहीं वैसे। ठीक है, ऐसा है, इन्होंने क्या बोला है कि V वोल्ट सप्लाई की है, I करंट जा रहा है, तो आप क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ से V = IR होता है। अब ये क्या बोलता है कि रेजिस्टेंस लेट चेंज नहीं हो रहा, रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, कोई टेम्परेचर वगैरह, लेंथ वगैरह, एरिया कुछ नहीं चेंज किया है, तो रेजिस्टेंस सेम है। बस आपने क्या किया है, जो पोटेंशियल डिफरेंस था दूसरे केस में क्या किया है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंपोनेंट्स डिक्रीजेस टू हाफ। जो ये V वोल्ट थी, केस सेकंड अभी मैं इसी में बना रहा हूँ आपके पास, ठीक है, आप अलग से बना के समझ सकते हैं। केस सेकंड में इन्होंने क्या बोला कि जो ये V पोटेंशियल था, ये पोटेंशियल हाफ कर दिया गया। तो आप मेरे को करंट की वैल्यू बता दीजिए। पहले जैसे मान लो 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी थी, तो अब 5 वोल्ट की लगाई है और आपसे पूछा है अब करंट कितना होगा सेम रेजिस्टेंस में। क्वेश्चन समझ में आया। पहले एक 10, मान लो सपोज करो 10 वोल्ट की बैटरी थी, किसी रेजिस्टेंस में कुछ करंट दे रही थी। अब ये दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि मैंने 10 वोल्ट की जगह 5 वोल्ट की लगा दी, हाफ कर दिया उसी रेजिस्टेंस में, तो अब बता दो करंट कितना होगा। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया, सेकंड केस में, केस सेकंड में वोल्टेज हाफ कर दी, तो करंट कितना होगा, तो मान लिया करंट I डैश होगा। लेट करंट विल बी I डैश on decreasing the potential to half, on decreasing the potential difference to half। पोटेंशियल डिफरेंस हाफ करने के बाद लेट करंट जो फ्लो करेगा I डैश, आप कुछ भी ले सकते हैं, I1 I2 I3 कुछ भी आपकी मर्जी है। ठीक है, बेशक पोटेंशियल वगैरह कुछ भी हाफ कर दिया हो, कुछ भी कर दिया हो, ओम्स लॉ तो अभी भी अप्लाई होगा। ओम्स लॉ क्या बोलता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस अब की बार कितना है, V/2। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V/2 बराबर होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस के। अब की बार केस सेकंड में करंट कितना मानना है, I डैश, और रेजिस्टेंस ये बोल रहे हैं चेंज नहीं हुआ, इसको इक्वेशन 1 नाम दिया था, ये फर्स्ट केस है, ये केस 1 है जब पोटेंशियल V लगाया था करंट I फ्लो हो रहा था। ये केस सेकंड है जब पोटेंशियल हाफ कर दिया करंट I डैश हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस इन्होंने खुद ही बोला है चेंज नहीं हो रहा, चेंज होता भी नहीं है। इक्वेशन 2 है, तो अब बोला I डैश निकाल दो, यही बोला है I डैश निकाल दो। तो यहाँ से देखो फ्रॉम 1, इसी में आप ऐसा कर सकते थे, फ्रॉम 1 मैं अगर यहाँ से रेजिस्टेंस निकालता हूँ तो किसके बराबर आएगा, V/I के। ठीक है, सीधी सी बात, I को नीचे ले जाओ। और फ्रॉम 2 आप यहाँ से रेजिस्टेंस निकालो R, तो कितना आएगा, I डैश को नीचे ले जाओ तो क्या आएगा, V/2 तो पहले से ही था, I डैश नीचे आ गया, V/2 तो पहले से ही था, I डैश नीचे आ गया। तो 1 और 2 को ऑब्जर्व, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है या नहीं, दोनों के लेफ्ट में R लिखा है, तो अगर लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट भी बराबर होगी। तो इन इक्वेशन से आप क्या लिख सकते हो, इसकी राइट जो कि V/I है बराबर होगी इसकी राइट की जो कि V/2I डैश है। ठीक है, यही तो होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, ये आ जाएगा आपके पास, I डैश निकालना है तो इसको इधर ले जाओ,
2i डैश, ये मल्टीप्लाई होकर इधर आ गया, ये v एज इट इज, इस i को उधर ले जाओ, i उधर आ गया, ये v इसके नीचे आ गया, v से v कैंसिल हो गया क्या, नहीं हो गया, हो गया। तो i डैश इज इक्वल टू कितना, i, इस 2 को नीचे ले जाओ, i बाई 2 के बराबर। तो जो करंट अब आएगा वो पुराने करंट का हाफ हो गया, ठीक है। तो क्या है आंसर, वोल्टेज हाफ कर दी तो करंट भी हाफ हो गया। क्या ओम्स लॉ में यही नहीं पढ़ा था हमने कि जो करंट फ्लो है वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे, डायरेक्टली डिपेंड करता है। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटा दोगे तो करंट भी घट जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, पहले पोटेंशियल ज़्यादा था, अब हाफ पोटेंशियल अप्लाई, पोटेंशियल घटा दिया, पोटेंशियल घटा दिया तो आपने क्या देखा, करंट भी घट गया, ठीक है। यही रिलेशन थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की। तो आंसर आपके पास ठीक आया। स्टेप्स आप देख सकते हैं, कुछ भी बड़ा इसमें कुछ किया नहीं हमने, सब इजी से था। डायरेक्ट आप एक स्टेटमेंट में भी इसको बता सकते थे कि करंट हाफ हो जाएगा, पर चलो करके देख लिया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या बोलता है, वाई आर कोइल्स ऑफ ए इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन अलॉय रादर देन ए प्योर मेटल। ओके, जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक आयरन है या टोस्टर है या हीटर है या आपके पास बल्ब है, कुछ भी हो, इनके जो वायर होते हैं ये एलॉय के बने होते हैं, ठीक है। मेटल के नहीं बनते, एलॉय के बनते हुए। जैसे कि हीटर है, हीटर का वायर नाइक्रोम का होता है। जो बल्ब है, बल्ब के अंदर जो पतला सा वायर होता है वो टंगस्टन का होता है, ठीक है। तो इसका रीज़न मैं आपको हीटिंग इफेक्ट पढ़ लेंगे एक तो तब दूंगा, क्या पढ़ लेंगे, हीटिंग इफेक्ट पढ़ लेंगे तब दूंगा। पर फिर भी एक बार एक थोड़ा सा यहाँ पे अब एक सिंपल सा आंसर बता देता हूँ। ये एलॉय के बने होते हैं। एलॉय आपको बताया था 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को मिला के बनाया जाता है, ठीक है। तो जो एलॉय होते हैं ना, उनका रेजिस्टेंस, ध्यान देना, एलॉय का रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोल लो, एलॉय की रेजिस्टिविटी मेटल से ज़्यादा होती है। जिन मेटल को मिला के वो बनाया ना उनसे ज़्यादा होती है। इसलिए एलॉय को छोटा सा एलॉय भी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने में यूज हो सकता है, ठीक है। अगर आप मेटल से वही रेजिस्टेंस बनाओ तो बहुत ज़्यादा मेटल लगानी पड़ेगी। जैसे बल्ब के अंदर अगर कोई जैसे टंगस्टन यूज होता है, तो टंगस्टन की जगह अगर आप टिन लगाए तो उसका बहुत बड़ा वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है। पर अगर आप एलॉय यूज़ करते हैं टंगस्टन, तो आपके पास छोटा सा वायर ही काम कर देता है उसकी जगह। क्यों कर देता है, क्योंकि एलॉय का रेजिस्टेंस छोटे से वायर का भी ज़्यादा होता है। तो छोटा सा वायर किसी बड़े वाले वायर की जगह काम कर देता है आपके पास, ठीक है। तो एलॉय की यूज़ करते हैं। एलॉय आपका एलॉय का रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी प्योर मेटल से ज़्यादा होती है। अगर ज़्यादा होती है तो आप एक छोटा सा एलॉय का टुकड़ा भी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने में यूज़ कर सकते हैं। छोटे से एलॉय के टुकड़े का भी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अभी तक आंसर इतना ही आया है, ये पूरा आंसर नहीं है। इसका आंसर मैं तब दूंगा जब लास्ट हीटिंग इफेक्ट हम पढ़ लेंगे, क्योंकि वहाँ से भी इसका कुछ रिलेशन है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट पढ़ लेंगे तब इसका आंसर देंगे। तो अभी आप इसको मार्क करके रखिए, अभी हम इसको छोड़ रहे हैं, ओके, ठीक है। आगे इन्होंने बोला यूजिंग द टेबल 12.2 आंसर द फॉलोइंग, विच अमोंग आयरन एंड मरकरी इज ए बेटर कंडक्टर। तो आप टेबल 12.2 खोलना, आपकी बुक के अंदर ही दे रखी है। वहाँ पे अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी दे रखी है, किसकी कितनी है, किसकी कितनी है। वहाँ पे आयरन भी दे रखा होगा, वहाँ पे मरकरी भी दे रखा होगा। तो आप चेक करना किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, किसकी कम है। रेजिस्टिविटी क्या होती थी, करंट के फ्लो को रोकने की प्रॉपर्टी ही है एक तरीके से। मैंने आपको बताया था जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा वो ज़्यादा करंट को रोकेगा, उतना ही बैड कंडक्टर है। तो आप वहाँ पे देखेंगे आयरन की रेजिस्टिविटी कम होती है, मरकरी की ज़्यादा होती है। तो सबसे अच्छा बेटर कंडक्टर कौन है, जिसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, तो आयरन आंसर आ जाएगा। आप चेक कर लेना, वहाँ पे मिला के देख लेना, जिसकी रेजिस्टिविटी कम वो बेटर कंडक्टर, तो आपको आयरन की कम मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है विच मटीरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। बेस्ट कंडक्टर किसको बोलते हैं, जो अपने अंदर से करंट को जाने दे। तो बेस्ट कौन होगा, जो ईजिली जाने दे। तो ईजिली कौन जाने देता है, जो सबसे कम रोकेगा। सबसे कम कौन रोकता है, जिसकी रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस सबसे कम हो, ठीक है। तो ऐसा आपके पास सिल्वर है, ठीक है, चांदी जिसको बोलते हैं। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है, ठीक है। तो आप उस टेबल में जाना, टेबल में देखेंगे सबसे कम रेजिस्टिविटी, सबसे ऊपर ही सिल्वर लिखा मिलेगा, ठीक है। तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर है, फिर एल्यूमिनियम है, आपके पास कॉपर है, ठीक है। तो आप बोलेंगे सिल्वर के तार क्यों नहीं बनाते, भाई चांदी के तार बनाओ, तो चांदी कितनी महंगी है पता है ना आपको, ठीक है। तो इसलिए बेशक से वो बेस्ट कंडक्टर है, पर वो महंगी बहुत आती है, तो इसलिए उसका यूज़ नहीं करते। ये था आपके पास, ये क्वेश्चन हो गए अभी तक के बेस्ड ओम्स लॉ पे और
रजिस्टिविटी वाले पे। ठीक है, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपके पास कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पे है, तब तो मैं देख लेता हूँ वीडियो चल रही है या नहीं, कई बार रुक जाती है वीडियो आपके पास। चल रही है अभी, ठीक है। अभी फिर लास्ट में एक्सरसाइज में आ जाते हैं। एक्सरसाइज में वहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। कट इनटू पार्ट्स, एल हीटिंग इफेक्ट, व्हाट इज एल। क्वेश्चन 5 पूछा है आपसे, हाउ इज ए वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन ए सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। आपको बिल्कुल बताया था मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। अभी सीरीज पैरेलल अभी हुए नहीं है, पर फिर भी अभी बता दिया क्योंकि मैंने आपको ये मेंशन कर रखा है, पहले बता रखा है मीटर सीरीज में वोल्ट मीटर पैरेलल में जुड़ता है। तो इसका आंसर रहेगा एमीटर पैरेलल, वोल्ट मीटर पैरेलल में जुड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ए कॉपर वायर हैज ए डायमीटर 0.5 मिलीमीटर। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है लगभग। डायमीटर दे रखा है कितना, 0.5 मिलीमीटर। रेजिस्टिविटी दे रखी है, चलो इसको कर लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आप पे छोड़ दूंगा इस क्वेश्चन को, होमवर्क में आपको इसको करना है। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा बोल रहा मैं, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको आप खुद से ट्राई करेंगे, पहले खुद से ट्राई करेंगे फिर इधर आना है आपको। ठीक है, ठीक है, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6, बाकी के क्वेश्चन अभी आने वाले कंसेप्ट से हैं इसलिए अभी नहीं कराए हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, कॉपर वायर हैज ए डायमीटर, जो भी दे रखा है लिखते चलते हैं। डायमीटर दे रखा है 0.5 मिलीमीटर। आपको बता चुका हूँ मिलीमीटर को मीटर में चेंज करें, चेंज कैसे करते हैं, मिली को हटा के क्या रखते हैं, 10 की पावर -3। ठीक है, 10 की पावर -3। इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये 0.5 है। देखिए पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा, 10। इस 10 को इसके साथ एडजस्ट कर देता हूँ, 10 को ऊपर ले जाऊँगा तो 10 की पावर माइनस जाएगी ना, तो -3 पहले थी, एक और माइनस आ गई तो 4 हो गई। तो डायमीटर आपको ये दे रखा है 5 × 10 की पावर -4 मीटर। सिंपल मैथ्स है, आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी आपके पास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। डायमीटर का काम हो गया। एंड रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी भी दे रखी है भाई, रजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते आए थे। रजिस्टिविटी आपके पास दे रखी है 1.6 × 10 की पावर -8 ओम मीटर। रजिस्टिविटी की यूनिट याद रखनी है आपको, ओम मीटर होती है डायरेक्ट। इतना दे रखा है, जो दे रखा है वो लिख दिया। वट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसकी लेंथ कितनी होगी, तो एल पूछा है, लेंथ एल ऑफ द वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम, ताकि इसका रेजिस्टेंस 10 ओम बन जाए। मैं एक वायर दे रखा है जिसकी, एक मटेरियल दे दिया आपको जिसकी रेजिस्टिविटी इतनी है, इतना मोटा वायर है वो, डायमीटर के हिसाब से दे दिया। रेजिस्टेंस 10 ओम बनाना है तो कितनी लेंथ लूँ उसकी, भाई यहाँ से अमेरिका तक की लेंथ ले दूँ, या यहाँ से हरियाणा तक, यहाँ से रोहतक तक की लेंथ ले दूँ, या बस 2-4 मीटर ही लेंथ लूँ, कितनी लूँ ताकि उसका रेजिस्टेंस 10 ओम बन सके। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, तो कितनी लेंथ लूँ भाई। ठीक है, तो वो क्वेश्चन है आपके पास, ये आप डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। आपको एक मटेरियल दे दिया गया जिसकी रेजिस्टिविटी सब कुछ बता दिया, तो बोला कि इसका 10 ओम का रेजिस्टेंस बनाओ, कितनी लेंथ लोगे, तो वो निकाल दें। ठीक है, आगे भी ये क्वेश्चन है पर अभी पहले इतना ही कर लेते हैं। ठीक है, लेंथ निकाल लेते हैं। तो यूजिंग द फॉर्मूला आप पढ़ के आए हैं अभी यूजिंग फॉर्मूला R = ρl/a। आपको लेंथ निकालनी है तो लेंथ को एक तरफ रख लो, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ, तो ये बन जाएगा, a को इधर लेके तो RA, रो नीचे आ गया, तो ये आपके पास लेंथ का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, सबकी वैल्यू पता है, R कितना है 10, एरिया कितना है, एरिया नहीं पता अभी, एरिया निकालेंगे, एरिया को A रख लेते हैं। ठीक है, रजिस्टिविटी कितनी है, रजिस्टिविटी है 1.6 × 10 की पावर -8, और यहाँ से आपके पास लेंथ आ जाएगी। तो मेन काम रह गया एरिया निकालना। फिर से पिछली बार की तरह एरिया πd²/4 होता है, लास्ट क्वेश्चन में भी करके आए हैं। एरिया विल बी इक्वल टू 3.14 इंटू में डी का स्केयर, डी कितना है 5 × 10 की पावर -4 इसका स्केयर
डिवाइडेड बाई 4। इस एरिया की वैल्यू इसमें रखेंगे तो आपके पास लेंथ आ जाएगी। तो लेंथ विल बी 10 इंटू एरिया की जगह उसकी वैल्यू रखी है भाई 3.14 इंटू 5 इंटू इसका स्केयर, 5 का स्केयर करेंगे तो 25 आ जाएगा, 10 की पावर -4 का स्केयर करेंगे तो -8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 तो था ही, और इधर ये नीचे ये भी चल रहा है 1.6 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, आप इन सब को सोल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आपको ये सोल्व करना है। ठीक है, 10 की पावर -4 का स्केयर कितना बनेगा, 8 बनेगा, कभी 16 कर दो। ठीक है, गुणा होती है डायरेक्ट। देखिए ये तो डायरेक्ट ही कट रहे हैं, 10 की पावर -8 से 10 की पावर -8 कट गए ना, ये तो सीधे ही कट गए। और चीज़ें जो कट रही है डायरेक्ट काट दीजिए, जैसे 2 दूनी 4, 2 पचे 10, और फिर आपको बस इनकी गुणा करनी है और लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो 25 × 125 हो गया, जैसे कर लेते हैं तो। ठीक है, 125 3.14, ये आ गया आपके पास 392.5 डिवाइडेड बाई, और ये 3.2। ठीक है, 16 दूनी 32 होता है ना आपके पास, तो ये 3.2, तो ये 122.65 मीटर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? थोड़ा बहुत क्या पता है 123 लिख रखा हो इसकी जगह, या 122 लिख रखा हो, ये ठीक है आपके पास कैलकुलेशंस। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, लेंथ आ गई ना आपके पास, आगे बोला है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। ठीक है, क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट बात है, आगे बोला गया है इन्होंने, इसके इतना उतार लो एक बार। आगे बोला है कि रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा अगर डायमीटर जो है ये 2 टाइम्स डी कर दिया। जो अब नया डायमीटर है, मान लो डी डैश मान लिया, ये कितना कर दिया, पुराने डायमीटर, पुराना कितना मानना था हमने, पुराना मानना हुआ था डी, उसका डबल कर दिया गया, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, बात क्लियर है ना भाई, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो निकालना चाहोगे या डायरेक्ट ही करना है? देखिए भाई, रेजिस्टेंस डायमीटर डबल होने से एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा ये बता दिए भाई। एरिया पहले कितना था, पाई डी स्क्वायर बाई 4, पहले एरिया ये था, अब कितना हो जाएगा, नया एरिया निकालते हैं। डायमीटर चेंज हो गया तो एरिया चेंज हो गया ना, तो मैं इसको न्यू एरिया लिख लेता हूँ, न्यू एरिया, नया एरिया डायमीटर चेंज होने के बाद, उसको मैं ए डैश से डिनोट कर लेता हूँ नए एरिया को। ठीक है, ए डैश विल बी इक्वल टू पाई डी की जगह क्या यूज करोगे, डी की जगह क्या यूज करोगे, डी डैश, इसकी वैल्यू है 2d, डायमीटर कितना हो गया डबल, तो डी की जगह डायमीटर कौन सा यूज होगा, 2d, इसका स्क्वायर, और डिवाइड में 4 तो आपके पास चलता ही है। ठीक है, चल गया। इसको देखते हैं आगे क्या बढ़ेगा, ये 2 का स्क्वायर 4 पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो जो अब जो एरिया आया है ये पाई डी स्क्वायर बाई 4 कौन सा था, ये तो पुराना एरिया था, पाई डी स्क्वायर बाई 4 तो पुराना एरिया था, नया एरिया इससे 4 गुना आया, नया एरिया पुराने एरिया का 4 गुना हो गया। ठीक है, नया एरिया पुराने एरिया का 4 गुना हो गया, तो डायमीटर रेजिस्टेंस भी आपका 1/4 हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, पर आपको कैलकुलेट ही करना है तो निकालेंगे भाई। बस अभी तक मैंने डायमीटर का डबल होने से एरिया निकाला है कितना हो गया। ठीक है, डायमीटर डबल कर दिया तो एरिया 4 गुना होगा, सीधी सीधी बात है। ठीक है, फॉर्मूले में रख के देखा हमने तो और कुछ नहीं किया। डायमीटर डबल होने से एरिया कितना हो गया, 4 गुना। तो अब आपसे पूछा है कि रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब आपसे क्या पूछा है, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए होता था, अब ए की जगह 4a यूज होएगा, एरिया कितना हो गया, 4 गुना, एरिया कितना हो गया, 4 गुना। तो मान लिया रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस कितना बढ़ गया, न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर डैश, न्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लिया आपने आर डैश, फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए। ठीक है, अब की बार एरिया कितना है, 4 टाइम्स, तो 4a यूज होएगा। बात क्लियर आई? इसको कैसे कर सकता हूँ, आर डैश विल बी इक्वल टू रो एल
अपॉन ए, ये तो एक ब्रैकेट में कर लिया और ये 1/4 अलग कर लिया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या यही नहीं आ रहा है, रो एल बाई 4a, बात वही है, मैंने 1/4 अलग कर लिया। ये रो एल बाई ए तो हमने पिछली बार लिखा था, याद करो, रो एल बाई ए तो पिछली बार रेजिस्टेंस था, जो पुराना रेजिस्टेंस था, जब ए एरिया था एल लेंथ थी, उस टाइम पे आर रेजिस्टेंस था। ये आर डैश रेजिस्टेंस कब है, जब आपने डायमीटर डबल कर दिया, डायमीटर डबल करने की वजह से एरिया 4 गुना हो गया था, तब ये। तो यहाँ से यूजिंग दिस इक्वेशन आप क्या बोल सकते हैं, आर डैश विल बी इक्वल टू 1/4 एज इट इज रो एल बाई ए। रो एल बाई ए को क्या लिख सकते हैं, पुराना रेजिस्टेंस, रो एल बाई ए को हटा के आपने पुराना रेजिस्टेंस रख दिया, तो नया रेजिस्टेंस पुराने रेजिस्टेंस का 1/4 टाइम्स हो गया। तो इन्होंने बोला कि डायमीटर को डबल करने से क्या होगा, ठीक है, डायमीटर को डबल करने से क्या होगा, तो आपने इस फॉर्मूले में रख के देखा, डायमीटर को डबल कर दे तो एरिया 4 गुना हो जाता है, ठीक है। तो एरिया चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो गया। सपोज करो मान लिया आपने रेजिस्टेंस आर डैश हो गया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल डिवाइड बाई एरिया। एरिया कितना हो गया, 4 गुना, अभी निकाल चुके हैं हम, यहाँ से देख चुके हैं, एरिया 4 गुना, 4a लिख दिया, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 रो एल बाई ए लिख दिया। ये रो एल बाई ए तो क्या था, रो एल बाई ए तो पुराना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था, पुराना, अभी याद करो पिछले स्टेप में यही लिखा था हमने, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। जब लेंथ एल थी, एरिया ए था, तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस आर था, तो इसको रो एल बाई ए को हटा के हमने पुराना रेजिस्टेंस यूज़ कर दिया। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि नया रेजिस्टेंस पुराने रेजिस्टेंस का 1/4 टाइम्स हो गया। और पुराने रेजिस्टेंस की वैल्यू तो आपको पता है कितनी है, 10 ओम, तो 10 रख दीजिए, काट लो, 2 दूनी 4, 2 बने 10, ये आ गया 2.5 ओम। तो जस्ट आपका एरिया 4 गुना होने से या डायमीटर को डबल करने से आंसर जो रेजिस्टेंस था आपका घट गया, कितना हो गया, 2.5 ओम, ठीक है, ओके। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास 6th क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन 6 इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन 7 हम कर चुके हैं, जब ओम्स लॉ करवाया था आपको तब किया था। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 ही करेंगे बस, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 ही रह गया हमारे पास, बाकी सब आपके नए नेक्स्ट आने वाले टॉपिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए अननोन रजिस्टर देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, फाइंड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। बिल्कुल इजी सा है, ओम्स लॉ पर डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कर ले। क्वेश्चन नंबर क्या, कौन सा बोला था मैंने, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 कर ले। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, आसान सा है, आप खुद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी, जो दे रखा है सीधा लिखते हैं, वोल्टेज कितनी दे रखी है, 12 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 12 वोल्ट। एक 12 वोल्ट की बैटरी एक रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट करी गई, जैसे मैं बना देता हूँ आपको समझाने के लिए, बनाने की जरूरत नहीं है। एक रजिस्टर है आर, इससे एक 12 वोल्ट का सेल या बैटरी कनेक्ट कर दी, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है, ऐसा सिचुएशन दे रखी है, ठीक है। 12 वोल्ट की कनेक्ट कर दी, देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, इसमें एक करंट जा रहा है कितने का, 2.5 मिली एम्पियर। तो करंट की वैल्यू भी दे रखी है कितनी, 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है, ओके। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो आपसे रेजिस्टेंस पूछा गया है, ठीक है। बस यहाँ पे एक ट्रिक है, जो करंट दे रखा है कितना दे रखा है, 2.5 मिली एम्पियर, ध्यान देना मिली वर्ड याद आ रहा है, स्मॉल एम का मतलब मिली, और अभी अभी लास्ट क्वेश्चंस में बताया है मिली आ जाता है, तो मिली को हटके क्या लग जाता है, 10⁻³ एम्पियर एज इट इज, ठीक है। तो करंट ये दे रखा है, बस एक यही स्टेप है जहाँ पे आप गलती कर सकते हैं मिली को चेंज करने में, वरना ठीक है सारा। अब बस ओम्स लॉ अप्लाई करें, रेजिस्टेंस ही तो पूछा है, अप्लाइंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V बराबर होता है आई आर के, तो R बराबर होगा V बाई आई के। V आपको दे रखा है 12 वोल्ट, I कितना दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। 10⁻³ ऊपर जाता है तो 10⁻+3 बन जाएगा। ये आपके पास 10⁻³ मतलब 1000 ही लिखा है, 10,000
मतलब 12,000/25, ठीक है। इसको आप भाग कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ये आ गया आपके पास 480 और, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 था। बाकी के क्वेश्चन आपके बाद में करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, अभी कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आगे अगले वाले टॉपिक पर जाएंगे, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये मेरी तरफ से है आपका, ठीक है। आपको होमवर्क में है, एक तरीके से बोलिए। क्यों है मेरी तरफ से? क्योंकि ये बुक में नहीं है आपके पास, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, ये कुछ आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हेल्पफुल है। चलो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, 1-2 सॉल्यूशन मैं करा देता हूँ, बाकी के आपको करके मेरे को आंसर बताने हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जो बता रहा है वो मेरे हिसाब से अच्छा स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है। जो नहीं बताएगा, ठीक है, वो देख लेना अपना भाई, कभी तो मिलना ही है हमको स्कूल में, है ना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में नहीं तो आप व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक वायर है जिसकी लेंथ L दे रखी है। ए वायर हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, ठीक है। L लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन के अंदर लेंथ वगैरह, एरिया वगैरह की वैल्यू भी दे सकते हैं, पर मैं ये एक जनरल क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप डायरेक्ट इससे आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल लेंथ और एरिया की कुछ वैल्यू दे नहीं रखी है, लेंथ को L माना गया है, एरिया को A माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट, उसका रेजिस्टेंस R ओम दे रखा है, रेजिस्टेंस भी वैल्यू दे मिल सकती है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। अब लास्ट में एक जनरलाइज कर लेंगे। देन व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस इफ लेंथ इज डबल। इन्होंने क्या बोला, अगर लेंथ को डबल कर दिया गया तब क्या रेजिस्टेंस होगा। अगले में बोला लेंथ को हाफ कर दे तो रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा, एरिया को 4 गुना कर दिया तो क्या असर पड़ेगा, एरिया को 1/4 कर दिया तो क्या असर पड़ेगा। फिर आगे ये मेन क्वेश्चन है, ठीक है, ये और अच्छे क्वेश्चन है। अब दोनों चीज़ें चेंज कर रहे हैं, लेंथ को डबल, एरिया को हाफ, लेंथ को हाफ, एरिया को भी हाफ, लेंथ को 1/4 टाइम, एरिया को 1/4 टाइम, और एक 8th पार्ट और जोड़ लेते हैं, लेंथ 4 टाइम्स, लेंथ 8 टाइम्स, एरिया भी 8, एरिया 1/4 टाइम्स। तो आपको रेजिस्टेंसेज निकालने हैं, ठीक है। मैं सोल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट। देखिए सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस, लेंथ और एरिया में रिलेशन पता होनी चाहिए, मटेरियल चेंज नहीं हुआ है। तो आप सभी को पता है फॉर्मूला R = ρL/A होता है। रेजिस्टिविटी का आपको पता है, जब तक चेंज नहीं होएगी, जब तक आपके पास मटेरियल को ही चेंज नहीं कर दिया जाए। तो क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे मटेरियल को चेंज करने की बात हुई? नहीं हुई तो रो का रो ही रहेगा, ठीक है। फिर इसको हरदम, इसको इक्वेशन 1 नाम ले देना। अब मैं कर रहा हूँ फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना होगा ये पूछा गया। तो लेट रेजिस्टेंस विल बी R1, ठीक है। लेट रेजिस्टेंस विल बी R1 आफ्टर डबलिंग द लेंथ, लेंथ को डबल करने से जो नया रेजिस्टेंस बना वो मैंने मान लिया R1। अब फॉर्मूला लगाते हैं, देन वी नो दैट R1 रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी। क्या रेजिस्टिविटी चेंज होएगी? रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होएगी क्योंकि मटेरियल सेम है। इनटू में फिर लेंथ आता है, लेंथ चेंज हुई है क्या? हाँ बिल्कुल चेंज हुई है, लेंथ डबल कर दी गई है, तो L की जगह 2L लेंथ यूज होएगी। जो दे रखा है वो लिख दो, लेंथ अब कितनी है 2L डिवाइडेड बाई एरिया। क्या एरिया चेंज हुआ है? क्या एरिया की बात करी उसने फर्स्ट पार्ट में? नहीं, बस लेंथ की बात करी है, तो एरिया उतना ही लेना है, A के बराबर हो गया इतना। अब देखिए आगे R1 विल बी इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं ये समझो, ये 2 इसके साथ भी गुणा, इसके साथ भी गुणा, इसको आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख दिया। बच गया क्या? ऊपर रो बच गया, A बच गया, सॉरी L बच गया, और नीचे A बच गया। बात तो वही है ना, 2 इसके साथ लिखो इसके साथ लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक बार आप जरा, R1 = 2 टाइम्स फ्रॉम इक्वेशन 1 रो L/A तो R की वैल्यू थी, रो L/A तो R की वैल्यू थी, तो फ्रॉम 1
R1 इक्वल टू 2 तो एज इट इज, और रो L बाई ए की जगह, रो L बाई ए की जगह क्या मैं R नहीं लिख सकता, क्योंकि ये तो R के ही बराबर है, लिख सकते हैं, तो इसकी जगह R लिख दो। तो R डैश जो कि नया रेजिस्टेंस बना था लेंथ को डबल करने के बाद, यह कितना आया 2 टाइम्स R, पुराने रेजिस्टेंस का डबल आया। क्या आया आपके पास, नया रेजिस्टेंस पुराने रेजिस्टेंस का डबल आया है। बात समझ में आई आप सभी को। अब क्वेश्चन में ये क्या दे सकता था, क्वेश्चन देखिए, इसी का मैं इसी पे एक एग्जांपल और बनाता हूँ, एक एग्जांपल बना लेता हूँ। एक वायर थी जिसकी लेंथ थी 10 मीटर, जिसका रेजिस्टेंस था 10 ओम, जिसका एरिया था 50 मीटर स्क्वायर, सपोज करो, सॉरी 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, या 0.5 मीटर स्क्वायर ले लो। और इस आगे इसी क्वेश्चन में आपको बोल दे कि इफ़ लेंथ इज डबल, अगर लेंथ डबल कर दी गई, ऐसे भी ना बोले तो अगर बोल दे कि इफ़ लेंथ कितनी ले ले, 20 मीटर ले ले, पहले 10 थी अब कितनी ले ली 20 मीटर, तो अब रेजिस्टेंस बता दो कितना होगा। तो आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आपने क्या देखा, लेंथ पहले से डबल हो गई, लेंथ पहले से डबल होगी। आपको पता है कि जब भी लेंथ डबल होती है तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाता है। सोल्व करके आए ना अभी, कर सकते हैं इन स्टेप से, इसको भी सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पर आपको पता है क्यों कैलकुलेशन करी, लेंथ डबल तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया, रेजिस्टेंस डबल हो गया तो पहले कितना था 10 ओम, तो अब कितना आंसर आएगा 20 ओम। आप इसकी कैलकुलेशन करके सोल्व करके देख सकते हैं, आंसर आपका यही आने वाला है, ठीक है। कैलकुलेशन करके देख लेना इस क्वेश्चन में, नया रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल बाई ए फॉर्मूला लगाना, नया रेजिस्टेंस निकालना, यही आंसर आएगा। ओके दैट्स इट, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड में क्या किया है, लेंथ को हाफ कर दिया है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, लेंथ को हाफ कर दिया तो आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अगले वाले में क्या किया, एरिया को 4 गुना किया, ठीक है। मैं थर्ड पार्ट भी आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, मैं फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, फोर्थ पार्ट। मैं कौन सा पार्ट कर रहा हूँ, फोर्थ पार्ट करते हैं। अब की बार क्या किया है, एरिया गेट 1/4, अब की बार बस एरिया चेंज किया, तो फिर से R इज इक्वल टू रो एल बाई ए को इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। लेट रेजिस्टेंस इज R4, चौथा केस है तो मैं R4 ले लेता हूँ, आप ऐसा करते जाना, इसमें R1 मान लें, इसमें R2 R3 R4 R5, इस तरीके से, ठीक है। R4 मान लिया, वो कुछ भी एक ही क्वेश्चन आए तो R1 कुछ भी मान लेना। R4 आफ्टर एरिया बिकम्स 1/4 टाइम्स, ठीक है। तो अब जो नया फॉर्मूला आएगा R4 का फॉर्मूला क्या होता है, रो, क्या रो चेंज होएगा, नहीं, रो मटेरियल सेम है तो रो भी सेम रहेगा, इनटू में लेंथ, क्या लेंथ चेंज हुई है चौथे पार्ट में, नहीं, बस एरिया चेंज हुआ तो लेंथ है लिए, एरिया कितना कर दिया गया, पुराने एरिया का 1/4 टाइम्स, तो A/4 इसको लिखा जाएगा। तो अब इसको देखिए कैसे, R4 इज इक्वल टू, तीसरे नंबर वाला ऊपर जाता है हरदम, तो ये तीसरे नंबर वाला ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला गया, रो एल बाई ए, ये 4 ऊपर गिना जाता है मैथ से, तो रो एल बाई ए, ठीक है। फिर से आप क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1 से रो एल बाई ए तो R के बराबर है, रो एल बाई ए तो R के बराबर है, सॉरी R के बराबर है, रो एल बाई ए तो R के बराबर है। तो आपने क्या देखा, रेजिस्टेंस 4 गुना हो गया। तो कभी भी क्वेश्चन में आपका ऐसा आ जाए कि एरिया 4 गुना हो गया, तो आप क्या देखेंगे, डायरेक्ट रेजिस्टेंस भी 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। एरिया 4 गुना हो गया तो आप क्या देखेंगे, रेजिस्टेंस भी 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन डायमीटर वाला किया था, वहाँ रेजिस्टेंस आपके पास एरिया 4 टाइम्स कम हुआ है, सॉरी, ठीक है, एरिया 4 गुना बढ़ा नहीं है, ये वाला किया था हमने 4 टाइम्स घटा है, ठीक है। एरिया 4 टाइम्स घटेगा तो रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्ट आपको बोल दिया जाए कि एक वायर है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, जिसका एरिया था, कुछ भी ख़राब सा एरिया दे दिया 0.529 मीटर स्क्वायर, इसका रेजिस्टेंस था आपके पास मान लो 100 ओम, तो व्हाट विल बी हैपन इफ एरिया बिकम्स 1/4 टाइम्स। तो आप एक तो कैलकुलेशंस में जाए, बहुत सारी कैलकुलेटर तो होगा नहीं, वैसे कैलकुलेशन करके आए, उससे अच्छा आप देखो कि एरिया जब भी 4 टाइम्स घटता है तो रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाता है, तो डायरेक्ट आप इसका 4 गुना रेजिस्टेंस आंसर बता सकते हैं, 100 गुना 4 400 आंसर आएगा, ठीक है। एक तो कैलकुलेशन करके बताएं 400 आएगा, एक सीधा ही आपको दिख रहा है कि
पता है हमको एरिया जब 4 गुना कम होता है तो इस फॉर्मूले से हमको पता है कि रेजिस्टेंस 4 गुना आ जाएगा। समझ में आए बात? ठीक है, तो आपको ये होमवर्क में है, ये होमवर्क में मैंने ये कर लिया, ये कर लिया। लेंथ डबल ये आपको होमवर्क में है, ये आपको होमवर्क में है, मैं ये कर देता हूँ, ये भी आपके पास होमवर्क में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6 और 8 आपके पास होमवर्क में है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम बेसिक है, यहाँ से आपको रेजिस्टेंस की वेरिएशंस का पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं कौन सा करने जा रहा हूँ? 7, लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला लेंथ 1/4 टाइम कर दी और एरिया भी 1/4 टाइम कर दिया, तो नया रेजिस्टेंस बताओ। पहले तो पुराने वाला लिख लो, हमको पता है R = ρl/a होता है। ठीक है, लेट नया रेजिस्टेंस इज R7 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमने 7-8 केस ले लिए। ठीक है, R7 आफ्टर कब? जब आपके पास नई लेंथ पुरानी लेंथ की 1/4 टाइम होगी, नया एरिया पुराने एरिया का 1/4 टाइम्स हो गया, तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, लिख लेना वर्डिंग में वही चीज़ कि वह लेंथ बिकम्स 1/4 टाइम्स एंड एरिया बिकम्स 1/4 टाइम्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अगर वीडियो में दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे लेंथ 8 टाइम्स है और एरिया 1/4 टाइम है, ऐसा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नया रेजिस्टेंस R7, फॉर्मूला तो यही है रो, तो क्या रो चेंज होएगी? नहीं, क्योंकि मटेरियल सेम है। लेंथ चेंज हुई है, L/4 हुई है। एरिया भी चेंज हुआ है, A/4 हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए तीसरे नंबर वाला ऊपर जाता है, चला गया ऊपर, और क्या क्या था? रो था, L/4 था और नीचे A था। यह नंबर नीचे आता है, सभी को पता है, नीचे लाने की भी जरूरत नहीं है, वैसे कट ही रहा है, फिर भी मैं इधर लिख लेता हूँ। R7 = 4 ρl, ये 4 नीचे माना जाता है, ये सभी को पता है, 4 से 4 कैंसिल, तो R7 आया कितना? ρl/a। ये ρl/a फ्रॉम इक्वेशन 1 से R के ही बराबर था, तो R7 किसके बराबर आ गया? R के ही बराबर। मतलब कि लेंथ को 1/4 टाइम करने से और एरिया को भी 1/4 टाइम्स करने से ही कोई भी चेंज नहीं आया आपके पास रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस उतना का उतना है, मतलब अगर जितना जिस हिसाब से लेंथ चेंज हो, अगर उतना ही एरिया में चेंज हो जाए तो आपके पास रेजिस्टेंस सेम रहता है, क्योंकि मटेरियल बिल्कुल वैसा का वैसा ही काम होगा जैसा पहले था, तो रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम, जो पहले था वही रहेगा। ठीक है, जैसे आपको बोल दे लेंथ डबल कर दी, एरिया डबल कर दिया, तो आंसर रेजिस्टेंस का वही आएगा। लेंथ 1/4 कर दी, रेजिस्टेंस भी 1/4 कर दिया तो आंसर वही, और एरिया भी 1/4 कर दिया तो आंसर वही आएगा। लेंथ 250 गुना कर दी, एरिया भी 250 गुना कर दिया तो आंसर वही आएगा, जो पहले रेजिस्टेंस था वही है। ठीक है, जो होमवर्क वाले क्वेश्चन है वो करके बताना मेरे को किसका कितना आया कमेंट सेक्शन में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल से हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस की कम्बिनेशन करेंगे और उस पर बेस्ड फिर आगे क्वेश्चन करेंगे, और फिर लास्ट में आपके पास हीटिंग इफेक्ट स्टार्ट होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो